वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यकीनन आज की ये कॉन्फ्रेंस कलाम पाक की इसी सूरत की तफसीर की अक्कासी है, एक छोटा सा पार्ट है। तो इंशाअल्लाह हमें इसी के जो सूरत के पढ़ने से या इसके पर अमल करने से जो नताइज निकलते हैं वही नताइज इस कॉन्फ्रेंस के भी निकलेंगे। आज का अभी इस सेशन का जो टॉपिक है इंक्लूसिव हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। हालांकि मैं कभी भी एजुकेशनल के प्रोफेशनलिज्म में यकीन नहीं रखता, लेकिन वक्त की डिमांड है, वक्त का तकाज़ा है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन पर भी बात की जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे बीच हमारे स्पीकर्स तमाम मौजूद हैं और उम्मीद है आप उन सभी से इस्तिफ़ादा उठाएंगे। आज चूँकि जो इस सेशन को चेयर कर रहे थे जनाब प्रोफेसर टीवी कट्टी मनी साहब, उनको जाना पड़ा अचानक से, तो अभी फ़िलहाल इस सेशन को चेयर करने के लिए हमारे पास जो मौजूद हैं एक बड़ी शख्सियत जनाब एहसन पठान साहब। मैं उनके जो नाम दिया गया है चेयरमैनशिप के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब उसकी तायद करेंगे। वक्त बहुत कम है तो लिहाजा मैं बिल्कुल बीच में ना बोलते हुए सीधे एकदम बात पर आता हूँ कि सेशन की शुरुआत जहाँ से होनी है उसमें मैं सबसे पहले, अब चूँकि हमारे कीनोट स्पीकर्स में जनाब एहसन पठान साहब थे, उनको एज ए चेयर हमने उनसे गुजारिश की और उनको एज ए चेयर यहाँ पर बैठाया है, तो उनके नाम को भी शिफ्ट करना पड़ा। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब एजी खान साहब से। एजी खान साहब डायरेक्टरेट इन अमेरिकन लिटरेचर में पीएचडी, आपने अमेरिकन लिटरेचर में डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है। मुझे हुक्म हुआ है कि इस सेशन में रिवायत को थोड़ा सा बदला जाए, जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको सबसे पहले फेलिसिटेट किया जाए। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा मैडम फौजिया खान साहिबा से कि मुझे इसी का हुक्म हुआ है, मैम तशरीफ़ लाइए है, मुझे भी अच्छा लगेगा आप मेरे सेशन में आई। और गुजारिश करूंगा जनाब ख्वाजा शाहिद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और आए हुए मेहमान को फेलिसिटेट करें। जी, सबसे पहले मैं नाम लूँगा जनाब प्रोफेसर मुस्तजीब खान साहब का। डॉक्टर वसीम खान साहब, डॉक्टर वसीम साहब, डॉक्टर वसीम खान साहब, डॉक्टर एजी खान साहब, and at the end the chair of the session जनाब एहसन पठान साहब। देखिए ये ऐलान मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। मेरे कान में खड़े होकर कह रहे हैं कि यही इत्तेफाक से सभी पठान हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये डरने वाला ऐलान मुझे नहीं करना चाहिए कम से कम। और आज का अपना खिताब करें जनाब एजी खान साहब। प्रोफेसर एजी खान साहब, आपने डॉक्टरेट किया है अमेरिकन लिटरेचर में, डायरेक्टर यूजीसी रहे हैं, नेट रहे हैं, सेट रहे हैं। आप इंग्लिश ज़बान के, उर्दू ज़बान के, फ्रेंच ज़बान के, हिंदी ज़बान के तो माहिर हैं ही, और आपको बहुत कम देखने में मिला होगा कि जो ज़बानों का माहिर हो वो मैथमेटिक्स का भी माहिर हो, तो आप मैथमेटिक्स के भी माहिर हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ और तशरीफ़ लाइए और अपना खिताब कीजिए। मोहतरम एहसन पठान साहब, मेरे साथ इस इजलास में शरीक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सदर और अंग्रेजी के प्रोफेसर मोहतरम मुस्तजीब खान साहब, जनाब वसीम अहमद खान साहब, इस 2 रोज़ा कौमी तालीमी सेमिनार के मुंतज़िम आला जनाब शाहिद साहब और हमारी
हरदिल अजीज रहनुमा कायद डॉक्टर मोहतरमा फौजिया खान साहिबा, आज का ये इजलास मखसूस किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो, ग्रेजुएट एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, और इस इजलास में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ इश्यूज ज़ेर बहस आएंगे, मुझे यकीन है उनकी रोशनी में सेमिनार्स की प्रोसीडिंग्स कुछ रेजोल्यूशंस लेंगी, तजावीज़ हम उसको ड्राफ्ट करेंगे और वो तजावीज़ मुताल्लिक़ा एजेंसीज तक, रेगुलेटरी एजेंसीज हों या हुक्काम हो तालीम से मुताल्लिक़, उन तक पहुंचाएंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं नेशनल और हमारी अपनी फेम के तमाम जिम्मेदारान को कि इफ्तिताही इजलास जिस शान व शौकत और तमकीनत से किया गया, जिसमें मुल्क के दो मायानाज दानिश्वर प्रोफेसर कुंडू और श्री कुमार केतकर, इनकी हमने बहुत ही कीमती और अहम तरीन आरा को सुना, उसमें शरीक रहे, और मैं समझता हूं कि इस कदर रोशन बरख्शां कुंडू साहब या अमिताभ कुंडू और केतकर साहब जैसे हजरात को औरंगाबाद में मदू करने का सहरा भी फेम ही के सर है और उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। कौन नहीं जानता प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की खिदमत को या कुमार केतकर की जमहूरी मसलक से वाबस्तगी को। कुमार केतकर एक वो ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जमहूरी अक़दार की बका, उसकी तरक्की और तरवीज में गुजार दी। लिहाजा मैं समझता हूं हम शहरियान औरंगाबाद एहसानमंद है आप हजरात के कि आपने हमें उन्हें सुनने का और उन्हें समझने का मौका अता फरमाया। इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम अगर तवील गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूं काफी वक्त होगा, लेकिन चंद बुनियादी मारूजात हैं वो समाअत फरमा लीजिए। अव्वल तो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के ताल्लुक से जब हम किसी मुखातिबे का डिस्कोर्स का आगाज करते हैं तो ये समझना चाहिए कि मुख्तलिफ ममालिक, इलाकों, मुख्तलिफ कौमों और माशरों की ज़रूरतों के एतबार से उनकी पॉलिसियां वज़ा की जाती हैं। एजुकेशन का कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लिहाजा वो तमाम जो मकातिब फिक्र हैं जो एजुकेशन से मुताल्लिक हैं, उनमें एक बात वाज़े तौर पर, और मैं समझता हूं ये हम लोगों को भी समझना चाहिए, कि आला तालीम हो, सानवी तहतानवी हो या रिसर्च तहकीक या इनोवेशन हो, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ ममालिक और उन ममालिक की जोग्राफियाई और तहजीबी हालात से भी होता है। हर कम्युनिटी अपने हैबिटाट में काम करती है, अपने माहौल में काम करती है, और हैबिटाट से बाहर आप ना सोच सकते ना समझ सकते, क्योंकि आपकी तफहीम, आपकी फिक्र, आपकी समझ बूझ, आपका अपने खुद के तई और अपने माहौल के तई जो अपनी राय है या उसके ताल्लुक से जो आपका ख्याल है, वो आपके अपने हैबिटाट से बनता है। और जिन
अल्टरनेटिव एजुकेशनल पॉलिसीज का, तालीमी जो मुख्तलिफ मंसूबे उनका जिक्र किया गया, वो होमोजेनस ममालिक या खित्तों से मुतालिक दो बुनियादी तस्वुर हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए कि एक कल्चर तो वो होता है जो होमोजेनस है, जो जापान में है या कुछ हद तक चाइना में है, अरब ममालिक में है या फिनलैंड में है, और दूसरा कल्चर होता है हिट्रोजिनस, जहां तकसीरियत, प्लुरलिटी फाल होती है, कारगर होती है, और मुख्तलिफ वो माशी पॉलिसी हो, तालीमी पॉलिसी हो, या हमारे कल्चर से मुतालिक मुख्तलिफ मंसूबे हों, उनको वज़ा करते हुए उस तकसीर का, उस प्लुरलिटी का भी ख्याल रखना लाजमी होता है। लिहाजा जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करें, गालिबन यहाँ पे यूजीसी के फॉर्मर डायरेक्टर मौजूद हैं, वो जानते हैं कि 1995 के आसपास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था, और उस तालीमी पॉलिसी में 3 अहम निकात पर उन्होंने जोर दिया था। एक था एक्सेस, दूसरी इक्विटी, और तीसरी थी क्वालिटी, कि हत्तुल मकदूर रियासती हुकूमतों को, लोकल सेल्फ बॉडीज को, मरकजी हुकूमतों को इस बात की मसाई करनी चाहिए कि वो समाज के वो तमाम तबके जो तालीमी धारे में शामिल नहीं है, उन तक तालीम की रसाई हो, एक्सेस क्रिएट हो। और हम लोगों ने देखा जो इस फील्ड में काम करते रहे, वो मदारिस में, स्कूलों में, अंडर ग्रेजुएट सेंटर्स में काम करते हो, कि 1995 के बाद गालिबन एक बाढ़ आ गई मुख्तलिफ रियासतों में, और महाराष्ट्र जिसका सबसे ज्यादा शिकार रहा, वो गैर इमदादी इदारों की, और गैर इमदादी इदारों को जो है एक बाइज्जत नाम दिया गया सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस। हुकूमत को यह दिखाना मंजूर था कि हम आपकी कोई मदद उदद करने वाले नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत अपने आप के ताल्लुक से बाइज्जत जाहिर करना है तो कह दीजिए कि सेल्फ फाइनेंस्ड है। और हुकूमत ने जो है फाइनेंसेस उससे विड्रॉ कर दिया। और मुझे अपना, क्योंकि तालीमात में मैंने एक तवील अरसा खिदमत अंजाम दी है, मेरा अपना एक अंदाजा है कि हुकूमत धीरे धीरे हायर एजुकेशन से विड्रॉ कर रही, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्लोली, ग्रेजुअली, बट डेफिनेटली दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम द सेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। और मेरी अपनी दानिश में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो अभी तक सिर्फ प्राइमरी और ग्रेजुएशन तक महदूद है, जिसमें 5334 का फॉर्मूला उन्होंने इख्तियार किया है, इसका मकसद ही यही है कि हायर एजुकेशन के इदारों से हुकूमत विड्रॉ करने में उनको आसानी हो जाए। ये कहते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी किसी भी मुल्क के लिए एक खुशहाइन मुस्तकबिल की ताबीर का जरिया होती है, और नई एजुकेशन पॉलिसी का इस्तकबाल ही करना चाहिए। एक बहुत अच्छी जो है मसरत का मकाम है कि हुकूमतें अपने मुल्क की खुशहाली की, मुस्तकबिल की ज़मानत और अपनी आवाम की बहबूद और फलाह के लिए नई तालीमी पॉलिसियाँ वज़ा कर रही हैं, इसका इस्तेमाल करें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नई तालीमी पॉलिसी वज़ा, मैंने जैसे कहा कि 95 के बाद ये सिलसिला हुआ, और एक पूरा जैसे बाढ़ आ गई अनएडेड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, जहां हायर एजुकेशन को एक्सेस तो मिल गया, एक बड़ी हद तक हमारा एनरोलमेंट रेशो जो 15-16 पर रुका हुआ था, वो 2000 के बाद 22-23 क्रॉस करता हुआ 27 तक पहुंचा। लेकिन जो दो उसके अहम मकासद थे, इक्विटी एंड क्वालिटी, मैं समझता हूं कि हम अब तक वो मकासद हासिल करने में नाकाम है।
इक्विटी, मसावात का बुनियादी ताल्लुक हमारे फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हुकूक जो आइन ने जिनकी जमानत दी है, गारंटी दी है, उनसे है कि हमारा आइन दो बुनियादी जमहूरी कदरों पर उसकी बुनियाद है। एक है मसावात और दूसरी है समाजी अदल। जुडिशियल जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समाजी अदल, सोशल जस्टिस। तो एक कदर तो है मसावात और दूसरी है सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस एक बुनियादी जमहूरी कदर होने के नाते उसका तकाजा यह है कि हर शहरी को, वो चाहे किसी ताल्लुक से, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, वो मेट्रोपॉलिटन हो, रूरल हो, हिली एरिया से हो या रिमोट एरिया से, कबायली आबादियों में रहते हों, उनको आला तालीम तक रसाई के मसावी हुकूक दिए जाए। मसावी से मुराद नहीं कि कोई एक हमारा तालिब इल्म डॉक्टर बन रहा है तो वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने, वो केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट बने या न्यूक्लियर फिजिक्स बने। मसावी से मुराद ये है कि अगर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह के तलबा को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स की तालीम हासिल करने के मौके हासिल हैं, तो वो मौके हमारे इलाकों को भी हासिल होने चाहिए। आज तक हमारे इस यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो न्यूक्लियर फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स का निसाब फराहम करता हो। तो मसावात से मुराद ये नहीं कि आपको सबको एक रेवड़ में हाँक दें। मसावात से मुराद ये है कि वो मौके जो उन लोगों को हासिल हैं, वो मौके इन गरीब, पिछड़े हुए, समाजी और माशी और इक़्तिसादी तौर पर जो पसमानदा इलाके, तबके और तलबा हैं, उनको भी वो मसावी हुकूक हासिल हों। उसका मतलब होता है इंक्लूसिवनेस। और इंक्लूसिवनेस के पूरा तस्वर ही प्लुरलिटी पर बेस्ड है, तकसीरियत पे। हमारा माशरा प्लूरिस्ट है, हमारा माशरा हिट्रोजिनस है, और एक हिट्रोजिनस माशरे में ये हुकूमतों पर फर्ज आयद होता है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस हिट्रोजिनस सोसाइटी की हिट्रोजिनस ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी तालीमी पॉलिसी वज़ा करें। होमोजिनस। और आप अगर इस नई तालीमी पॉलिसी को गौर से पढ़ें, उसका जायज़ा लें, उसका मुताला करें, उसका तज्जिया करें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक होमोजिनिटी है, एक हिडन होमोजिनिटी है, एक ऐसी हिडन होमोजिनिटी जिसका जिक्र कुमार केतकर साहब ने भी सुबह में किया और बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में किया। अमिताभ साहब ने भी अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वो बात बताई कि तफरीक किस तरह बढ़ रही है। तलबा और तालिबात की तफरीक है, गरीबों और अमीरों की तफरीक है, तालीम तक रसाई की तफरीक है, तालीम के मेयार की तफरीक है, दर्जे की तफरीक है, और आला तालीम में बिलखुसूस ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रही है। लिहाजा जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इंक्लूसिवनेस का मतलब ये होता है कि हमारे आइन के मुताबिक हमारे मुल्क का हर वो शहरी जिसे आइनी हुकूक हासिल हैं, वो तमाम उसको मराहत और सहूलतें हासिल हों जो दूसरे इलाकों में मुहैया है, वरना इंक्लूसिवनेस का तस्वुर होगा नहीं। अच्छा, फिर दूसरा ये हुआ कि हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारा पूरा के पूरा माशरा जो है वो तबकात, एक अजीब चीज़ है कि हमारे माशरा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक निज़ाम है ज़ात पात का और एक निज़ाम है क्लास का। क्लासेस भी हैं और कास्ट भी हैं, और इन दो तबकों में बटे हुए इस माशरे में अगर आपको एक यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, एक ऐसा तस्वुर लाते हैं जो होमोजिनस हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिटरी हो, मोनोलिथिक हो, तो वो तस्वुर मैं नहीं समझता कि दूर तक या तो कारआमद होगा
या उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। लिहाजा मेरी अपनी दानिश में हमको मसावात के तस्वुर और हमारा जो बुनियादी सोशल जस्टिस का तस्वुर है, इन दो बुनियादी कदरों की रोशनी में जो भी तालीमी पॉलिसी है उनका जायज़ा लेना। हमारे दोस्त करीम सालार ने बहुत अच्छी बात कही कि नतीजा ये होगा, देखिए ये बोलने में थोड़ा सा मायूब लगेगा, लेकिन आप सुन लें कि अगर आप इसका बगौर मायना करें, इसका मुशाहिदा करें और तजिया करें नई तालीमी पॉलिसी का, तो यूँ महसूस होता है कि ये पॉलिसी की जो पूरा के मुखातिबा है वो आपसे कह रहा है कि अगर आप मोची थे तो मोची रहिए, दर्जी थे तो दर्जी रहिए, लोहार थे तो लोहार रहिए। आप क्यों न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं? आप फौरन तहतानवी सतह पे, सानवी सतह पे 8+ 10+ में अपने अपने प्रोफेशन चुन के वापस लौट जाइए। हमसे उन पोस्ट के लिए, पोजीशंस के लिए मुतालबा ना कीजिए जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, एक तरह से ये मैं समझता हूँ, मेरी दानिश में मुमकिन है, मैं वैसे मैं कोताह समझ भी हूँ तो मैंने ये मुमकिन है गलत समझा हो, लेकिन मेरी दानिश में एक रिट्रोग्रेसिव पॉलिसी कहा जा सकता है। इट्स ए वेरी वेरी रिट्रोग्रेसिव पॉलिसी। इट डिटर्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, it deters the participation of a pluralist society in the process of higher education. It deters the participation of the secular democracy in the growth and development of a prosperous and peaceful nation. Thank you very much. कि हमारे अगले स्पीकर जो आज के कीनोट स्पीकर भी हैं जनाब मुस्तजीब खान साहब, आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डायरेक्टर फॉरेन स्टडीज़ सेल के भी डायरेक्टर रहे हैं, और आपकी एक ख़ास अचीवमेंट ये है कि आपने एक कोर्स डिज़ाइन किया था जिसको कोर्स की शक्ल में कह सकते हैं, हालांकि लोग काम तो उस पर कर रहे थे, लेकिन जो आपने डिज़ाइन किया वो कोर्स था लाइफ स्किल्स पर। उस पर भी हमें कुछ सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुस्तजीब खान साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, dignitaries on the dais and off the dais. Let me begin directly with my talk on inclusive higher education and new education policy. NEP is the only third education policy to have been brought out by the government of India since independence. And hence, a complete overhaul of the education system was invariably expected. NEP does deliver in terms of an ambitious and futuristic draft. However, it appears incongruous with the realities that plague our society. The introduction to the policy itself establishes the primacy of education in achieving an equitable and just society. A reconfiguration of the entire system is proposed on account of achieving the goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which states that nation seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Hence, at the offset, equity and inclusivity in the education system appear to be one of the key areas of concern. Education system inclusion can mean many things to different people. In higher education, inclusion is the ongoing and transformative process of improving education systems to meet everyone's need, especially those in marginalized groups. What does inclusion mean with higher education? There are two different definitions of inclusion in the Oxford Dictionary. First, describes it as the action or an act of including something or someone, the fact or condition of being included. While inclusion can be defined in both narrow and broad terms, it's about reaching out to all types of learners and meeting their specific needs. A narrow definition would potentially focus on the inclusion of a specific group of people,
whereas a broad view of the practice would look at inclusive as a whole within an institution. It's worthwhile to compartmentalize these two definitions at a time when a focus on more marginalized group is needed. Creating an inclusive educational system involves not only creating the conditions for inclusivity, be it through curriculum or architecture or accessibility extra, but also by actively challenging the reproduction of inequality. It's a way of working to a more open, fairer education landscape and also towards social justice for historically disadvantaged students. There's been an increasing focus on inclusion with higher education, influenced by increased globalization and the increased connectivity and interdependence between cultures, ideas, and economies. The democratization of higher education is also driving it. How to promote this inclusion? Before we explore how to promote inclusion within higher education institutions, we should look into the different barriers that can halt growing inclusivity. In general, there are the same barriers that will stop the progression of any key changes with an institution. First one is education professionals need to look out for the following things: lack of leadership, insufficient resources, poor planning, lack of engagement across a university, a non-balanced approach to priorities, viewing inclusion as a simple, quick fix rather than a sustained and ongoing practice of analyzing and engaging with issues, lack of support staff, either in terms of staff not promoting inclusion or faculty not getting the support they need from the management. Alongside the interpretative definition of inclusion, the methods can be used to attain and promote it are diverse. Some are general and some are specific. Mostly depends on the group those are improving inclusivity for and the environment in which it is working in. Driving change can be difficult. While many teachers, lecturers, and education professionals of all levels will be working towards inclusion in higher education, there are simple changes universities can also make. The following implementation can provide significant inclusion benefits to the students. Regarding all students as learning partners, taking their experiences and feedback into account, provide an accessible to all online learning platform that houses all course relevant teaching materials, maintain accessibility within those materials, ensuring large font size that are large enough, subheadings, denote sections, and plain English is used for majority of teaching. Ensure reading lists are created from wide variety of demographic backgrounds, record lectures and seminars, making them of use to students as later date. Now, there are major concerns for inclusivity in higher education simply because of the decline in gross educational ratio, GER, which is significantly higher for groups that are socio-economically disadvantaged, including based on gender identities, especially female and transgender persons. The major reasons for girls dropping out of school in the year, the data which is available of 15-16 amongst financial constraint and the child not having an interest in the studies for other reasons included like non-availability of female teachers and non-availability of girls' toilets as additional reasons behind girls dropping their education midway. India has witnessed visible improvement in education, especially with regard to education infrastructure and students' enrollment in the recent year. In particular, the Right to Education Act 2009 has successfully managed to increase enrollment in the upper primary level from class 6 to 8. Nationally, between 2009 to 16, the number of students in upper primary level increased by 19.4%. Implementation of schemes of sanitation and safety have also improved, have also helped sustain this enrollment in the country. The census 2011 recorded literacy of women at 65.5% for 5% and Muslims
it had risen to 68.5%, and for scheduled caste community, it has also climbed around 66%. Despite significant improvements in many crucial areas, Indian education system continued to grapple with challenges of inequity and exclusion. Access to quality school education is still a dream for most rural population and the vulnerable and marginalized groups. This is even more acute in the higher education sector. NEP 2020 attempts to address the growing inequality and inequity plaguing country's system today. Among others, NEP 2020 recognizes high dropout rates among socio-economic strata and vulnerable minorities. More importantly, there is recognition of barriers that lead to inefficient resource allocation, such as small higher education campuses and causes for lesser participation of the girl child in rural areas. It also recognizes the unmet educational needs of learners living in geographically difficult regions. A quick tour of key recommendation on inclusive education and records some of the key challenges that NEP has to take head on. The recommendation of NEP in this regard was to provide safety by way of adequate infrastructure, which included enlarging existing infrastructure and introducing higher education institutions in areas where they do not exist, and providing secure conveyance or hostel, especially for the female students, which was followed by vague prescription of ensuring quality in education. For ensuring retention of students, especially girls and socially economically disadvantaged group, NEP then goes on to group all the students that may be hailing from socio-economic disadvantages background, that is, whether they may be disadvantaged as a result of gender identity, socio-cultural identity, geographical identity. They shall be referred to as one group, socio-economical disadvantages groups, SEDGS. The policy bases most of its objectives on creating inclusivity around these groups through this, and that to facilitate the learning of such SEDGS, the scope of education shall be broadened to include both formal and non-formal education modes and open distance learning programs. This is followed by an idealistic inclusion of ethics in curriculum, whereas NEP states that students shall be taught at young age the importance of doing what is right, wherein traditional Indian values and basic human and constitutional values ranging from sacrifice and tolerance to gender sensitivity and respect for elders are sought to be imbibed in the students. For example, gender sensitivity is an extremely ambiguous plethora of skills like scientific temper, logical reasoning, coding, computational thinking that the policy seeks for the student to learn along with individual curricula. The policy also recommends that regions with large populations from educationally disadvantaged SEDGS be declared as special education zone, SEZ, where policies are complemented by concerted efforts to truly transform the dynamics of that area. Further comes the mention of Gender Inclusion Fund, which in a bid to do the justice to underrepresentation of women in society and revamp the dismal statistics of women forming half of the all SEDGS, seeks to provide equitable quality education for girls and transgender students. The funds shall be made available to states to implement priorities for assisting the marginalized genders via sanitation provisions, toilets, bicycles in their access to education. Free boarding facilities with safety arrangements have also found a mention in the effort towards attaining equity. Now, the ideals of more holistic system of education which shall be inclusive of value-based education and global citizenship education, whereas value-based education shall include the development of humanistic, ethical, constitutional and human values of truth, righteous conduct, peace, love, non-violence, scientific temper and citizenship values. Now, there are certain specifics such as economic opportunities, cost of pursuing higher education, lack of knowledge of higher education opportunities, financial constraints, which find specific mention here.
Under steps to be taken by government and higher education institute with regards to ensuring equity, there are due mentions of enhancing gender balance in admissions and gender sensitization. However, specific concerns that may plague marginalized gender in accessing higher education, such as societal pressure of marriage on women, or deep-running prejudices against transgenders, or the very lack of understanding of non-binary individuals and their futures in terms of employability, have been left embarrassingly unaddressed. There are some vital issues that are to be part of inclusive, but an analysis of new education policy and its provision concerning the inclusivity of marginalized gender has revealed that the policy is not only short-sighted but also highly inadequate even in its short-term goals. The very pertinent issue of inclusion of female in our education system and their position and treatment in society has been very fleetingly addressed, as if only to make the policy's appeal prima facie inclusive with no intention of bringing an actual about change. If it is understood that traveling alone to school or college is legitimate fear for the girl, so much so that it even contributes to her leaving her education completely, and that statistics show that about 50% of girls are subject to sexual harassment like leering and grouping in their way to colleges, while 32% girls are followed. The solution for this may be providing bicycles and group walks or even open education a justified solution, or should that require the policymakers to address the deep-rooted, you can say, problems of hegemonic, even toxic masculinity? I will stop within a minute, sir. 15 minutes are given to me, that's why I'm going through these pages for 15 minutes. The hegemonic, even toxic masculinity in our society, so that the overall leaves the system and the society more inclusive in the long run. UNESCO, in its report, finds lack of inclusion of education based on sexual orientation one of the reasons for homophobia that leads to more violent forms of bullying in schools and colleges. The lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual students are prone to discrimination based on their sexuality and are subject to harm by other students. Thus, the system lacked the protection of LGBTQA students from harassment, stigmatization, and discrimination based on their sexual orientation. Furthermore, the aforementioned reasons are good enough to push LGBTQA students into a state of depression, anxiety, and dysphoria. If the government is determined to promote equality in true sense, education around sexuality and sexual orientation is must. Being a diverse and pluralistic society, the exclusion of social groups is an inevitable consequence in India, but with the active help of state, education being an immensely influential instrument for social change and overall human development, it requires a special attention. Policies, as enunciated in the preamble of Constitution of India, the Indian state strives for social, economic, and political justice. With an object to create social equity and perception of justice, the state is dragooned to form policies that discriminate positively. In India, the unequal class is an outcome of century-old structural operation. Thus, to uplift the marginalized and to bring them into the mainstream, the concept of reservation came into existence. The rationale behind the reservation is to provide these people with an opportunity to thrive and contribute to the nation. The policy discussed at length the need for inclusive and equitable education at all with the SCDGs, but the policy has not suggested any proper goals to it, except the 4-year degree courses and all the things. I have too many data to tell and discuss, as 15 minutes are given to me, but the convener, the person is very much anxious to stop me. I'll conclude with that. While enhancing education levels amongst various sections of the society and their employability is the key factor, especially in the light of alarming statistics to ensure inclusivity, it is also essential for the policy to account for how already existing, to talk about already existing social disparities. NEP has seemingly failed to ponder on the needs of our country when there is a massive divide in the name of language, caste,
resources, which in turn put up the immense difficulties to climb up the ladder of social and economic inequality. The government should try to eliminate the gap left in NEP in terms of language problems, technological impediments, and should aim at fostering the growth of every brain by giving access to all resources. The lacuna in the policy need to be thoroughly looked at so that the policy can be implemented in a full swing mode after getting rid of all the intricacies. The promise of education as a right enshrined in Article 21A should be kept in mind properly before implementing the policy. Thank you very much. फिर भी वक्त का तकाजा है तो मैं जल्दी ही बिना किसी तमीद के अपने आज के को-चेयर जनाब वसीम खान साहब को बुलाऊंगा जो अच्छा क्वेश्चन सजेशंस पहले लेते हैं। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो मैं इस सेशन को थोड़ा सा ओपन करता हूँ। इसके पास भी कोई सजेशन है रिगार्डिंग द टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड तो वो हम अपने रिकमेंडेशंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो देयर विल बी नो क्वेश्चन एंड आंसर एज सच। सो कुड एनीवन जिसको भी कुछ सजेशन देना है आप बात कर सकते हैं। विलेजेस यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं तो आप अगर किसी तरह के एक कॉम्पैक्ट मॉडल पे काम करें जिसमें कि ये इन कॉन्फ्रेंसेस को इस मूवमेंट को रूरल्स तक पहुंचाया जा सके तो ये शायद एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी लोग देख रहा हूँ सिर्फ इलीट्स और अपर क्लासेस के लोग इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर रहे हैं जो कि वहीं तक महदूद रह जाता है। तो अगर हम इंडिया के एक बड़े एरिया को कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी तरह के एक मॉडल पे काम करें जिसको कि रूरल्स तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू। रूरल तक भी लेकर जा रहे हैं हम इनको। हाँ जी नहीं, रूरल तक हम रेगुलर लेकर जाते हैं। कारवां से अलावा भी पूरे साल हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ ख्वाजा शाहिद साहब, हमें कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में भेजते रहते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। हाँ बस हम तो ये कहिए कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है लेकिन प्यासा फिर भी नहीं आ रहा है पानी पीने के लिए। तो हम अपने रूरल को आपके पास लाने की कोशिश जी बिल्कुल। जैसे मैं अभी की बात बताऊं, फिलहाल ये बड़ी शिकायत की जाती है कि ख़वातीन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मैडम ने इतनी ख़वातीन को इकट्ठा किया, इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया, खुद पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं लेकिन ख़वातीन इन्वॉल्व नहीं हो रही, क्वेश्चन तक नहीं कर रही, सजेशन तक नहीं दे रही हैं। तो बताइए किस तरह से काम आगे चलेगा? ख़वातीन की तरफ से कोई सजेशन आ जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए हमने स्पीकर का तो वक्त काटा ही है लेकिन जब सबसे ज़्यादा तलवार चलती है वो चेयर और को चेयर के वक्त पर चलती है और वो इसलिए भी चल जाती है कि जब उनको चेयर और को चेयर का मनसब दिया जाता है तो अल्लाह तबारक ताला उनके अंदर वो सलाहियत डाल देता है कि वो कुज़े में समंदर को डाल देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ सबसे पहले मैं वसीम साहब को गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में पूरा टाइम दे रही फौजिया मैम, ख्वाजा शाहिद साहब, पठान साहब, पूरे हिंदुस्तान भर से आए सारे एजुकेशन में काम करने वाले लोग, ख्वातीन, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ AIM को कि इन्होंने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की। आज का जो हमारा टॉपिक था इंक्लूसिव हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। हम 2002 से हायर एजुकेशन के अंदर राजस्थान के एक छोटी सी जगह कपासन में काम कर रहे हैं। 2002 में हमने पहले कॉलेज की स्थापना की। 2002 से लेके अल्लाह के करम से 2022 तक हमने 17 कॉलेज और 3 स्कूलों की स्थापना की। बट इन 20 सालों में जो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि अभी भी हमारे कौम के बेसिक एजुकेशन को सुधारने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे संस्थान में एट ए टाइम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, पर उन 10,000 बच्चों में हमारी कौम के सिर्फ 800 से 1,000 बच्चे ही पढ़ते हैं, 9,000 बच्चे दूसरे पढ़ते हैं। दूसरा, मैंने और भी जो चीज़ देखी, अभी NEP की बात हुई, सरकार के कॉलेज और स्कूल्स की भी बात होती है, बट सच्चाई आज भी बड़ी विपरीत है। कि हिंदुस्तान 2 पार्ट में है, एक रूरल इंडिया और एक मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सब कुछ हो सकता है जो आज दिखाया गया और वो सब चीज़ होती है जो हम बात कर रहे हैं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 20 सालों का, आज भी गाँव के स्कूल के अंदर लैब्स नहीं है, ये सच्चाई। IIM और AIMS के अंदर खर्च हो जाता है और जहाँ हिंदुस्तान के 95% बच्चे
पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ 30% बजट हमारी हिंदुस्तान का है, जिस पे सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए कि क्या IIT IIM से हमारे देश को विकसित बनाया जा सकता? नहीं, क्योंकि बड़ा एजुकेशन लेने वाला जो बच्चा है वो गाँव के अंदर और ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट कॉलेजेज में पढ़ता है जहाँ एजुकेशन का बजट आज दिन पे दिन कम होता जा रहा है। और हमारा बड़ा जो आज भी 70% पैसा सिर्फ IIT IIM में खर्च हो जाता है। इस पर सवाल उठाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेगा, बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्कूल्स और स्टेट स्कूल्स और स्कूल एजुकेशन में सुधार नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। दूसरा जो एक्सपेंस हमने लिया कि आज भी मैक्सिमम पेरेंट्स का एक टारगेट होता है कि मेरा बच्चा नीट कर ले, मेरा बच्चा नीट कर ले। पर मैं आपसे कहता हूं कि नीट क्यों कर ले? केवल आज ऐसे कई कोर्सेज हैं जिसमें सबसे बड़ा कोर्स है एग्रीकल्चर। आज आप एग्रीकल्चर कोर्सेज पे टारगेट लीजिए, अपने बच्चों को एग्रीकल्चर एजुकेशन के अंदर भेजिए। मैं सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते कि एग्रीकल्चर में कितना बड़ा स्कोप आज हमारे देश के अंदर है। दूसरा लो, हमारे लो के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जबकि लो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी आता है। तो हमें प्लान करके हमारे बच्चों को लो एजुकेशन के अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि नीट में जब एक बच्चा पढ़ता है तो आप देखिए कि वो कम से कम 10 साल की मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए जाता है। और जब उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता और प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो जब उसके पेरेंट्स को 1 से 2 करोड़ रुपया खर्च करने होते हैं, तो जब पढ़ के निकलता है तो उसका लाइफ का, समाज का और किसी के लिए कोई टारगेट नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट होता है कि मैंने जो 2 करोड़ रुपये खर्च की उसको कैसे कमा लूँ। तो फिर हम उम्मीद करें कि हमारा वो बच्चा समाज के लिए और हमारे लिए काम करेगा, तो नहीं कर पाएगा। तो हमारे को केवल नीट पर ही टारगेट नहीं लेकर ऐसे कई कोर्सेज आज हमारे यहाँ चल रहे हैं, उन कोर्सेज में अलग अलग में जाना चाहिए। और मैं अपने कौम के इतने लोग बैठे हैं, मैं एक बहुत बड़ा सजेशन इस मंच से आपको देना चाहता हूँ कि हमें अब अगर सच में इस एजुकेशन में काम करना है तो हमारे को हर एरियाज के हिसाब से चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एरियाज की क्या तकलीफ है, किसी एरियाज की क्या तकलीफ है। जैसे सबसे बड़ी तकलीफ जो आज हमारे यहाँ पर है वो है अच्छे टीचर्स की। कई लोगों ने स्कूल कॉलेज बना दिए, बट सही मायने में वहाँ पर अच्छा टीचर नहीं है, और उसका नुकसान उस पढ़ने वाले बच्चे को होता है, क्योंकि वो अच्छा टीचर आज सच में मार्केट में बहुत बड़ी कमी अगर किसी की है तो अच्छे टीचर्स की है। तो मैं IIM से कहूँगा कि हमें सबसे पहला काम टीचर्स ट्रेनिंग पे करना चाहिए, और ऐसे अच्छे जो संस्थान जो लोग हम बनाते हैं या आप लोग चला रहे हैं उसमें अच्छे टीचर्स हमें देना चाहिए, क्योंकि आज उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज हमारे पास है। और दूसरा सजेशन मेरा जो मैं इस मंच के माध्यम से है वो ये है कि अब हमें 9th क्लास से हमारे बच्चों पे टारगेट लेना पड़ेगा। हम उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट 9th 10th के अंदर करें और हम डिसाइड करें कि वो सिविल सर्विसेज में जाएगा या वो नीट के अंदर जाए या वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जाए या वो एग्रीकल्चर लाइन में जाए या वो स्पोर्ट्स, जिसको हम बात नहीं करते। पर आज देखिए कि दुनिया और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा पैसा अगर किसी लाइन में है तो वो स्पोर्ट्स एजुकेशन के अंदर है, बट उसमें हम बात नहीं करते। हमें हमारे कौम के बच्चों को अब स्पोर्ट्स एजुकेशन पर भी टारगेट लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पैसा दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर मिल रहा है वो आप किसी भी पढ़ाई को लेकर तो नहीं ले सकते। तो इस पर भी हमें विचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे सवेरे प्रोफेसर, वो मैं नाम भूल गया, वो जो बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा और सब कुछ हो नहीं हो बट हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी और टेक्निकल माइंड हमारा बहुत अच्छा होता है। तो हमारे को हमारी उस फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निकल माइंड पे को स्पोर्ट्स की उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करें। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हर स्टेट के अंदर हम मिलके आपस में मिलजुल के ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करें जहाँ हम पर्टिकुलर कई गेम्स आज दे सकते हैं। जब से हिंदुस्तान में IPL आया, खेलों की दुनिया बदल गई। उससे पहले खिलाड़ियों को बहुत कुछ नहीं मिलता था, बट जब से IPL आया उसके बाद आप देखिए कबड्डी के अंदर, आप देखिए वॉलीबॉल के अंदर, आप देखिए खो खो के अंदर, आप देखिए हर गेम्स के अंदर। अभी प्रदीप सांगावत को कबड्डी के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के अंदर उस टूर्नामेंट के लिए खरीदा गया। 1 महीने के टूर्नामेंट के लिए अगर किसी आदमी को 2.5 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा एक बेनिफिट हमारे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो हमारे को स्पोर्ट्स एकेडमी पर, स्पोर्ट्स स्कूल्स पर भी टारगेट लेना चाहिए। तो मेरा इस के माध्यम से यही कहना है कि एक्सक्लूसिव हायर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, बट हमारे को सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने कहा कि पहली चीज़ टीचर,
सेकंड चीज, आज भी हमारे स्टेट स्कूल्स और स्टेट कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। इसलिए किसी ने कहा था कि आज भी जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे संस्थान 500वें नंबर पर आते हैं। ये सच्चाई है, और वो इसीलिए आते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी लैब्स, अच्छे टीचर्स की आज भी हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सरकार वोटों के दबाव के अंदर स्कूल कॉलेज खोल देती है, दिन पे दिन खोल देती है, बट साथ में टीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाती। ये सबसे बड़ी कमी है। तो मैं आपसे आह्वान ये करना चाहता हूँ कि हमें अब सरकार के इस काम को करने के लिए आगे आना चाहिए और अपने लेवल पर अच्छे स्कूल्स और कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। आप दूसरे जो बिजनेस करते हैं, दूसरे जो काम करते हैं, उसके मुकाबले अब स्कूल बिजनेस पर और कॉलेज बिजनेस पर आपको टारगेट लेना चाहिए, जिसके दो फायदे होंगे। एक तो हम हमारी कौम के बच्चों को वहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ा पाएंगे, उसको बेनिफिट दे पाएंगे, और वो जो पैसा हम कमाते हैं उस पैसे को हम जो हमारे ऐसे तबके के बच्चे हैं, ऐसे तबके के लोग हैं, उस पर भी खर्च कर पाएंगे। तो ये मेरे कुछ सजेशंस इसके लिए थे। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कॉन्फ्रेंस को रखा और मेरे को याद किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब एस एन पठान साहब को बुलाना चाहूँगा, जो तुकाजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, HOD रहे हैं बॉटनी में, और PhD इको फिजियोलॉजी में PhD है आपका। और इसके अलावा आपका एक ख़ास काम यह है कि आपने एक कोर्स जो इस्टेब्लिश किया है बॉटनी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर बॉटनी में आपने रिसर्च किया, इस्टेब्लिश किया। वो शायद पहली मरतबा हुआ था। और आपका एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि आप महाराष्ट्र में पहली मरतबा मुस्लिम वाइस चांसलर चुने गए थे। तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, काबिलियतें दी हैं, तभी आप इस मकाम तक आप पहुँच पाए हैं। और उन्हीं काबिलियत को हम सुनना चाहते हैं आपकी, और वहीं से कुछ हिस्सा आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे एजुकेशन में सुधार, किस तरह से रिफॉर्म आ सकता है। मैं जो बात कह रहा हूँ जरा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसलिए सुनिए कि मुझे याद आ रही है जब मैं प्रिंसिपल था और हम लोग इकट्ठा बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते थे कि हमको ये फलाटी ये नहीं दे रहे और हमको फला ये नहीं दे रहे, क्या वो हाउस रेंट नहीं दे रहे, और फिर हमको ये बेनिफिट नहीं हो रहा है। और सुनने वाला वहाँ गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर नहीं था। अब पर किसको ये बातें सुना रहे? वी हैव टू प्लान द प्रोग्राम। ए कॉन्फ्रेंस इज नॉट ए एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। यहां हम इसलिए जमा हुए हैं कि ये हमारे कौम के प्रॉब्लम्स है, इस पर हमें कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है। नहीं तो इट विल बी ए सिंपली एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। जैसे देहातों में क्या होता है कि 4 औरतें वो पानी भरने के लिए आती है, और फिर एक औरत कहती कि मेरी सास ऐसी है, वो कहती मेरी भी सास ऐसी है, और रोते बैठते और जाके घर पे वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आज कॉन्क्रीट सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। जो जिम्मेदार है वो मैं कह रहा हूँ कि जरा कॉन्क्रीट बात खामोशी से सुनिए। हमारे खान साहब दोस्त साहब ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने तो अभी विड्रॉ किया हायर एजुकेशन से। सर ये कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा दिया कि हायर एजुकेशन इज ए नॉन मेरिट गुड्स, ऐसा उसका इस्तेमाल किया वर्ड्स का। हमारी जिम्मेदारी है स्कूल एजुकेशन। हमारे पास पैसे नहीं है, तो जिनको लेना है हायर एजुकेशन वो ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, और वो भी बिकॉज इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज कंपल्सरी एंड फ्री। वो भी हमको बहुत साल लगे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया हायर एजुकेशन से, सही बात है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन अपनाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने सुबह ही कहा कि मुझे बहुत कंट्रीज में जाने का मौका मिला। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जयंत पाटिल हमारे लीडर थे, उनके नेतृत्व में हम अमेरिका के 12 यूनिवर्सिटीज़, द बेस्ट यूनिवर्सिटी देखने के लिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भेजा था। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। आपको ताजुब लगेगा कि बिकॉज यहाँ पे हमारे खान साहब ने इस्तेमाल किया वर्ड सेल्फ फाइनेंसिंग।
अगर हमारे देश में सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते तो क्या होता? आपको मालूम है कि पहले सिर्फ 7 या 8 इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र में थे। वसंत दादा पाटिल साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे और हमारे सब लोग कर्नाटक में जाते थे और शादी घर में कॉलेज शुरू था और कितने पैसे देते थे। ये बात जब वसंत दादा साहब को डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो MIT के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिनकी 5 यूनिवर्सिटीज हैं फिलहाल प्राइवेट, उन्होंने कही तो वसंत दादा ने इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसे क्या हो गया, किसका कितना मुनाफा हो गया वो बाद में बताएंगे, अपन देखेंगे। देश को ये फायदा हो गया कि जब मैं सिएटल गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर, हमारा डेलीगेशन, तो मैंने देखा वहाँ 80% इंडियन IT इंजीनियर्स थे। 80%। और जब अपने देश में सोना नहीं था, यानी गंगाजल नहीं थी, रिजर्व फंड्स, तो हमने सोना क्या किया था, हमने सोना उसको रख दिया था भाई कि चलो हमारे पास अभी उतने रिजर्व फंड चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ रूल्स है, अभी हमारे पास को तो पैसे खत्म हो रहे हैं। मनमोहन सिंह साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। मेरे भाइयों, वो सब पैसा लाने का काम फॉरेन से अगर किसी ने किया होगा तो हमारे IT इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के सिएटल में गए थे, पूरे वर्ल्ड में गए थे और उन्होंने पैसा भेजा, तो फिर हमारे पास वो फॉरेन डॉलर्स आ गए। इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट्स। गवर्नमेंट अभी दोबारा ये हायर एजुकेशन को अपनाएगी नहीं। हाँ, दुख मुझे इस बात का है खान साहब, जो एकेडमिक कोर्सेस है जिससे अभी जॉब का कोई रिलेवेंस नहीं है, आर ग्रांटेबल, और जो अप्लाइड कोर्सेस जो बहुत उसका रिलेवेंस है जॉब से, दे आर ऑल नॉन ग्रांटेबल। अब कॉलेज में जाओ और पूछो आपके पास सबसे अच्छा कोर्सेज कौन सा है, बोलते BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, तो बोलते वो BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसकी फीस क्या है, तो बोले 40,000 रुपये। और MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिक्स, फिर हिंदी। चलो लैंग्वेज तो हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, आप चाहे उसको बेसिक एजुकेशन कहो, उसे हमारा GR बढ़ रहा है, आई एक्सेप्ट, लेकिन आज वो सब ग्रांटेबल है। तो हमारी मांग ये रहे, क्या कोई मैनेजमेंट आगे आ सकती है? अभी करीम सालार साहब बैठे, मैंने इनकी इंस्टीट्यूशन देखी है, मैंने तो सब पूरे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन देखे, कि आप कह सकते कि भाई हमारा फला फला एक ग्रांटेबल कॉलेज है, इसके 2 सब्जेक्ट में नॉन ग्रांट करने को तैयार हूँ, और मेरा ये जो BCA है या मेरा जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट आप ग्रांटेबल कर दो। नहीं, मैनेजमेंट को पैसे चाहिए, क्योंकि नॉन ग्रांटेबल कॉलेज से पैसे मिलते हैं। मैं जिस वक्त प्रिंसिपल था सेंडम कॉलेज का, सेंडम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज, द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, जब बाबा साहब अम्बेडकर प्रोफेसर थे। जब ये BBA ये प्रोग्राम जब शुरू किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने, और हमारे पड़ोस के मरीन ड्राइव को मेरा कॉलेज था, तो KC कॉलेज, HR कॉलेज जब भी शुरू किया, तो आई वेंट टू सेक्रेटरी। वो MR पाटिल साहब करके सेक्रेटरी थे, आज बेचारे नहीं है वो, और वो होम सेक्रेटरी बनकर रिटायर हो गए। मैंने कहा सर मुझे BBA कोर्स चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पीछे रहेगी, मेरा कॉलेज पीछे रहेगा। तो पाटिल साहब बोले कि मैं कहाँ से दूं, पैसे नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। जरा पानी चाहिए था, पानी स्टेज पे नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ से दूंगा? तो मैंने उनसे ये कहा सर हमको नॉन ग्रांट कॉलेज दीजिए। बोले गवर्नमेंट में नॉन ग्रांट कैसे दे सकता हूं? सर देना चाहिए, आप बदल जाइए। मैं आपको कहता हूं जाके कोई भी उसकी तहकीकात करो। सेंडम कॉलेज को मैंने पहला BBA कोर्स नॉन ग्रांट पे लिया, जिसकी फीस रही 44,000 उस जमाने में। आज सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए वही अकाउंट में है, सेंडम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो आज उसी हाइट पे
because of that non-grant college, because of that non-grant course. तो हमको नॉन ग्रांट कोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करते आएगा, दैट इज ए नीड, वो हमको चाहिए। हमको प्रोफेशनल एजुकेशन नॉन ग्रांट में चाहिए, नहीं चाहेंगे तो इतने एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ से देंगे अगर हमको गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती। सेम थिंग हैपन विथ मेडिकल एजुकेशन, सेम थिंग हैपन विथ टेक्निकल एजुकेशन। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे वक्त फिर हम मुसलमान क्या करें कि हमारे बच्चे नहीं जा रहे प्रोफेशनल में। आईआईटीज में हमारे 1 या 2% भी स्टूडेंट नहीं है, वही हाल है मेडिकल में। हम क्या करें? आपको बड़े मैं विनम्रता से बात कहता हूं, और एक बार केम साहब अपने साथ में काम किया है, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं वो स्टूडेंट हूं जिसके लिए मेरे माँ बाप एक पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। फिर क्या किया? आपको मालूम होगा या मालूम नहीं होगा तो सुन लो। मुझे बोलने का हक है, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन। मुझे यह हक है कि पश्चिम महाराष्ट्र में सारकर, सातारा, कोल्हापुर में अर्न एंड लर्न स्कीम में काम करके सीखो। कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने वो योजना बनाई कि मेरे बच्चे दूसरे के पास डोनेशन हाथ नहीं पैसे नहीं मांगेंगे। फिर हम काम करके मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। वो खड़ी फोड़ेंगे। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट देने की कोशिश की, बोले मुझे नहीं चाहिए, ये जो बच्चे खड़ी फोड़ रहे हैं, दीज आर माय डॉलर्स। ये हमारी परंपरा है। मेरे बच्चे खेत पे काम करेंगे और वहां से ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ने वाले, उसमें जमीन भी है, गणी अवतार, प्रिंसिपल गणी अवतार और बैरिस्टर पीजी पाटिल, ये सब लोग काम करके सीखे। मैं भी काम करके पढ़ा हूं। अर्न एंड लर्न स्कीम हमारे पास एक बहुत बेहतरीन उपाय है। मैं पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि हम जनरल सजेशन ऐसा करें कि भाई ये अगर शिवाजी यूनिवर्सिटी को में हो सकता है तो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता? है बोले, ऑलरेडी है। उसका नतीजा बेहतरीन ही होता है, बेहतरीन ही निकलेगा। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि फिर हमारे माइनॉरिटी कॉलेजेस में क्यों नहीं है कि भाई हम 10 बच्चों को अर्न एंड लर्न में हम एडमिशन देंगे और वो गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और वो वहाँ से डिग्री करके बाहर निकलेंगे। ये हमारा सजेशन रहेगा कि हम खुद क्या करें। पहले तो हम ये करें कि हमको अर्न एंड लर्न स्कीम, कमाओ और सीखो, ये हमको हर मुस्लिम यानी माइनॉरिटी कॉलेज में हमको शुरू करना चाहिए। फिर बाद में सरकार करेगी। सलार साहब आप है, मैंने भी आपकी इंस्टीट्यूशन देखी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पुणे से आया हूँ, असम कैंपस में नहीं है। बढ़िया कॉलेज है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी पर, मुझे कमेंट करने का अधिकार है। अंजुमन कॉलेज नागपुर में, अंजुमन इंस्टीट्यूशन नहीं है। कितने इंस्टीट्यूशन है, आप हाथ ऊपर करिए कि हमारे कॉलेज में अर्न एंड लर्न स्कीम है और बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, और उससे आपको इंस्टीट्यूशन को फायदा क्या हो रहा है। ऐसे उनको मत खिलाओ पिलाओ, वो मेहनत क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत से उनमें ताकत आएगी। संघर्ष करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। मैं दूसरी बात कहता हूँ, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की कि इंक्लूसिव एजुकेशन को आप मजहब से जोड़ो। यानी क्या? देखो, इस्लाम इतना बड़ा मजहब है कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई की। आई विजिटेड मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। हमारे पास ज़कात का एक बेहतरीन पैटर्न है। अगर हम ज़कात कलेक्शन का कोई एक नमूना बनाएंगे, कोई एक पैटर्न बनाएंगे, मैं खुदा कसम कह सकता हूं हम हर रोज एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। क्या है हमारे पास? बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है इतना पैसा ज़कात का? मैं मदर से भी कुछ बात नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू मेक एनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। आई हैव कम फ्रॉम नागपुर। मैं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं करूंगा। अगर हायर एजुकेशन, सर सैयद अहमद खान कहते थे, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं होती तो इंडिया में साइंटिस्ट नहीं होते मुसलमानों में। उस वक्त तो उनको सताया गया।
आज मॉडर्न एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, प्रोफेशनल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, टेक्निकल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। उसके लिए क्या हम जकात का पैसा खर्च नहीं कर सकते? अगर औरंगाबाद में एक कमेटी बनी अच्छे लोगों की, इकट्ठा आ गए सब और बोले जिसको जकात दे दो, हम गरीब बच्चे जिनको यहाँ के एमजीएम में एडमिशन मिलेंगे एमबीबीएस को, उसकी फीस कितने है 15 लाख, तो वो मेडिकल की, तो वो नहीं दे सकते तो हम देंगे ज़कात से। क्यों नहीं होगा मेरे दोस्तों? सब हो सकता है, सिर्फ हमको करना है। और हमारी खामियां ये है कि हम बोलते ज़्यादा करते नहीं है। मैंने पहले किया और फिर बोला, मैंने मेरे बच्चों से कहा कि मैंने मेहनत से पढ़ाई की, तुमको तो मेरी इतनी मेहनत नहीं करना है। 68% मार्क मुझे 1968 में मिले थे, जहाँ 58% को एमबीबीएस को एडमिशन क्लोज हो गई। मेरा तो सवाल ही नहीं, मुझे तो मिलना चाहिए थी। इतनी गरीबी हालात थी कि मैं एमबीबीएस को नहीं गया। मेरे बच्चों से मैंने ये कहानी कही बार बार। मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का डॉक्टर है। एक को भी नया पैसा डोनेशन नहीं है। माय सन इज सर्जन, इज अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। माय डॉटर इन कनाडा, शी इज एमडी। और भाई दूसरी लड़की मेरी डॉक्टर है, वो बीएमएस है, उसको मैं एमबीबीएस के लिए करता था। बोली नहीं पापा, आप मेरे लिए लोन मत निकालो, क्योंकि मेरा शादी का भी खर्चा है, मैं बीएमएस ही रहूंगी। बिकॉज गर्ल्स आर वेरी वेरी नाइस। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रोना धोते बैठो मत। हमें कुछ रिजोल्यूशन करना है, हमें ज़कात को ऑर्गेनाइज करना है, हमें सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए। सरकार उसमें पैसे नहीं लगाएंगी। क्यों नहीं लगाएंगी? मैंने जापान में पूछा कि आपके पास कौन सी एजुकेशन सिस्टम है? बोले प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, कौन सा बेस्ट है? बोले ऑफकोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मैं बोला फीस कितनी है? बोले जिंदगी भर हम कमाते और बच्चों के लिए पैसे खर्च करते इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जिंदगी भर कमाते और बच्चों के लिए खर्च करते। अच्छा, यही आज अमेरिका में आप कहीं भी देखो, सबसे टॉप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है। अमेरिका जैसे देश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत आगे है, इसलिए कि उन्होंने उनको बहुत गैर पैसे दिए हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? ये प्रोफेसर लोग बैठे हैं ये सामने। आज हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर अपॉइंट किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यूनिवर्सिटी में वो क्या रिसर्च करेंगे? मुझे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला अमेरिका। तो क्या होता है कि हमारे इंडिया को हमेशा लोग कोसते ना, ये कंट्री ऐसा है। तो मैंने सोचा मैं भी अमेरिका को कोसना चाहता हूँ। तो क्या वो एयरपोर्ट की आवाज़ आ रही थी बार बार, यानी आई मीन विमान की आवाज़ आ रही थी, हवाई जहाज़ की। तो मैंने बोला ये क्या जगह तो ये गलत हो गई, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी तकलीफ है। तो बोले ये सिविल एयरपोर्ट नहीं है। फिर मैंने बोला कौन सा है? बोले हमारी यूनिवर्सिटी का एयरपोर्ट है ये, हमारी यूनिवर्सिटी के फ्लाइट से है। आपको मालूम होगा कि नीलम आर्मस्ट्रांग जो पहली बार चांद पे गया वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से गया, और वहाँ पे स्पेस लैबोरेटरी जो हमने देखी। मेरा कहने का मतलब है कि आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेरी पुअर। सो लेट द प्राइवेट सेक्टर्स कम फॉरवर्ड। लेकिन हमारे बच्चे उसमें जाने के लिए एक तो उनको मेरिट पे जाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी मेरिट की। गवर्नमेंट में लेना है तो गवर्नमेंट में उससे ज़्यादा मेरिट की तैयारी करना पड़ेगी, और नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी हमने समाज में लेना चाहिए। समाज ने लेना चाहिए। समाज तैयार है? अगर समाज तैयार है तो ऐसे कॉन्फ्रेंस कुछ फायदे में है। नहीं तो जैसा मैंने कड़वी बात कही, किसी को पसंद आएगी कि जो दुखिया औरतें बार बार मिलते हैं और रोते हैं कि मेरे घर ऐसा है, मेरे घर वैसा है, मेरे घर ऐसा है। मैं किस पे कमेंट नहीं करूँगा। अपने को करना है, और अपने को करना है तो हमें कुछ रिजोल्यूशंस करना पड़ेंगे, उसी मुताबिक प्रोग्राम चॉकआउट करना पड़ेगा। खान साहब ने भी अच्छी बात करी। इंक्लूसिव एजुकेशन अगर देना है तो हमको अर्न एंड लर्न स्कीम जैसे प्रोग्राम अपने कॉलेज में लाना पड़ेंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में लाना पड़ेंगे।
मैंने नागपुर में, व्हेन आई वेंट टू नागपुर 2005 से 10 में भाई वीसी रहा, जब मैं गया तो मैंने पहला क्या काम किया होगा, तो मैंने अर्न एंड लर्न स्कीम वहाँ पे स्टार्ट किया। 5 लाख रुपए का एलोकेशन किया बजट में। मेरे भाइयों, आज कम से कम वो बंद हो जाते रहा है, बिकॉज स्टूडेंट ऑल्सो डोंट वांट टू वर्क, कल्चर नहीं है। माँ बाप बोल रहे मेरा बच्चा काम क्यों करेंगे, हम देंगे ना पैसे। तो मेरी गुजारिश है कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है भाई। वुमेन कॉलेजेस, आपको मालूम है खान साहब, 3 साल में आपको चौथे साल को 100% ग्रांट देती वुमेन कॉलेज को, गवर्नमेंट ने दी। और जेंट्स कॉलेज को, कोएड को कब दी? 7 साल के बाद में दी। यानी आपको बेनिफिट दिए गए, नहीं ऐसा नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमको कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, हमको कुछ आगे आने के लिए कुछ प्रोग्राम प्लान करना पड़ेंगे। मैं फौजिया मैडम साहब से या जो भी हमारे शाहिद भाई साहब हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, आप इसमें 5-6 सब कमेटी अपॉइंट कर दो, जो लोग आए हैं और जो दिल से चाहते हैं कि कुछ हमारे माशरे का, हमारे कौम का हायर एजुकेशन में अगर आज हम नहीं उस पर फिक्र करेंगे तो आगे क्या होगा पता नहीं। मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं 1972 में लेक्चरर हुआ। सुनो जरा मेरा मसला कितना अलग है, देखो आज क्या चल रहा है। वहां मुझे पूछा गया कि आपको इंटर साइंस में कितने मार्क्स थे, मैंने बोला फला फला। फिर एमबीबीएस क्यों नहीं गए, मैं बोला पैसे नहीं थे। हमारी तरफ क्यों नहीं आए? उस वक्त कही उन्होंने बात की, इंसानियत बहुत थी। ये कौन कहते, पद्मश्री विठलराव विखे पाटिल, जिनके संस्था में 20 साल रहा, हम देते थे पैसे। आज ऐसा कोई नहीं कहेगा। फिर अगर हमको इन हमारे बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, फंड्स जमा करना पड़ेंगे। आप कमेटी बनाओ, आप एक ज़कात की कमेटी बनाओ एजुकेशन के लिए, आप गवर्नमेंट को परसू करने के लिए एक कमेटी बनाओ। क्वालिटी एजुकेशन, व्हाट इज क्वालिटी मीन्स क्या है? क्वालिटी मीन्स द एजुकेशन विच इज यूजफुल टू इंडिविजुअल, टू द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली टू द कंट्री। आज एजुकेशन लेके भी नौकरी नहीं है। कल मैं पुणे में परसों एक रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में बैठा, उसके बाद उसको दाढ़ी थी और टोपी थी ऊपर, और ड्राइवर था वो। तो मैंने पूछा भाई क्या पढ़ा है तू? तो बोल रहा है कि मैं बी हो गया है। बी? मैं बोला तू इंजीनियर है? बोले हाँ। फिर रिक्शा चला रहे, तो बोले क्या करेंगे, जॉब नहीं है। मेरे भाइयों, ये मैं सच बात बताया, अगर किसी को इसकी वो आदमी का, वो बच्चे का नाम भी लेना है तो मैं दूंगा। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ पिंपरी चिंचवड कॉलेज फ्रॉम पिंपरी चिंचवड एरिया, इंजीनियरिंग कॉलेज। हालात अच्छे नहीं है, अपने को मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खड़ा रहना पड़ेगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें से कुछ अच्छे रेजोल्यूशन निकलेंगे, कुछ लोग काम करना शुरू करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम उसमें 5% चेंज जरूर लाएंगे। हमारे से 100% चेंज नहीं होगा, लेकिन वो चिड़िया कहती है कि हम आग लगाने वालों में से नहीं, हम आग बुझाने वालों में से, इतना तो होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आई एम हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट कन्वेनर मिस्टर रईस खान साहब, रईस अहमद साहब।